फॉरेन पॉलिसी के डायनामिक्स क्या हैं, ये क्वेश्चन आ जाए, या वो पूछ ले कि वो वेरिएबल्स बताएं अपॉन विच फॉरेन पॉलिसी डिपेंड्स। वो चीज़ें जिनके साथ फॉरेन पॉलिसी चेंज होती रहती है, अब हमसे ये पूछ लें, ठीक है, या डायनामिक्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी पूछ लें पाकिस्तान के कि किस चीज़ के साथ वो चेंज होती हैं। तो बेसिकली 3 मेन वेरिएबल्स हैं जो फॉरेन पॉलिसी को चेंज करते हैं। सबसे पहला हमारा वेरिएबल है ग्लोबल डायनामिक्स। ग्लोबल जो चेंज होती हैं इंटरनेशनल एरिना में, उसके हिसाब से हमारी फॉरेन पॉलिसी चेंज होती है। दूसरा आ जाते हैं रीजनल डायनामिक्स, जो रीजनल चेंजेस होती हैं उनकी वजह से भी हमारी फॉरेन पॉलिसी चेंज होती है। और तीसरा हमारा आ जाता है डोमेस्टिक सिचुएशन, और हमारी कंट्री के अंदर भी कुछ चेंजेस की वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी चेंज होती रहती है। अब हमने इन सब को डिटेल से डिस्कस करना है कि ग्लोबल डायनामिक्स कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाएँ, हमारा पहली हेडिंग है मेन, वो है जी ग्लोबल डायनामिक्स कैसे आपकी फॉरेन पॉलिसी को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ग्लोबल डायनामिक्स में सबसे पहली चीज़ देखें जो फॉरेन पॉलिसी को इफ़ेक्ट करेगी, वो आपकी होगी चेंजिंग पावर डायनामिक्स। पावर डायनामिक्स चेंज हों, पावरफुल कंट्री या सुपर पावर चेंज हो, पावर डैमेज करने आ जाएं, पावर चैलेंज करने वाली कंट्रीज़ आ जाएं, तो आपको फॉरेन पॉलिसी भी उसके हिसाब से चेंज करनी पड़ती। चाइना राइज किया तो हमें चाइना के साथ, रशिया ने दोबारा इंडल्ज किया तो रशिया के साथ। तो चेंजिंग पावर डायनामिक्स, दुनिया में पावर डायनामिक्स चेंज हों, ठीक है, तो उसके साथ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल क्या हुआ, चेंज क्या आया, फ्रॉम यूनिपोलैरिटी, पहले यूनिपोलर वर्ल्ड था, एक ही सुपर पावर थी, और अब क्या हो गया, मल्टीपोलर वर्ल्ड है। तो हमें भी फॉरेन पॉलिसी अपनी चेंज करनी पड़ी, ठीक है। जब यूनिपोलर वर्ल्ड होता है ना, तो आपकी अलायंस किसके साथ होती है, आपकी अलायंस होती है सुपर पावर के साथ। जो एक ही सुपर पावर है उसके साथ आपने अलायंस बनानी है, ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अब का वर्ड है वो तो मल्टीपोलर है, उसमें हमारे पास कुछ ग्रेट पावर्स हैं, ठीक है। ग्रेट पावर्स कौन सी हैं, यूएसए है, ये है चाइना है, रशिया है, ठीक है। कुछ फिर आपकी रीजनल पावर्स भी हैं, ठीक है। मेजर पावर्स हैं, जापान है, आपके इंडिया है, एशिया में है ना, ठीक है, यूके है। तो अब काफ़ी पावरफुल कंट्रीज़ आ गई हैं, क्योंकि आपका सिर्फ मिलिट्री एक वेरिएबल नहीं रहा ना, पॉलिटिकली एक वेरिएबल रहा है कि सिर्फ इससे आपकी पावर जज होगी। अब आपकी इकॉनमी भी मैटर करती है, आपकी कोहेजन मैटर करती है, आपकी नेचर ऑफ योर लीडरशिप मैटर करती है, हर चीज़ आपकी कंट्री की पावर डिसाइड कर रही है। अब सिर्फ एक वेरिएबल नहीं है, हमने काफ़ी डिटेल से ये चीज़ डिस्कस की हुई। सेकंड नंबर का क्या मतलब, चलें हैरी है वो, अब देख लेना। अच्छा ठीक है, तो आपकी पोलैरिटी, फॉर एग्जांपल जब हम यूएसए के साथ अलाइंड थे, यूएसए पाक को देखा जाए तो हमारा क्या हुआ कि 9/11 अटैक हुआ, तो 9/11 के बाद से पाकिस्तान को यूएसए के साथ अलाइन होना पड़ा, ठीक है। पाकिस्तान को अफ़गान वॉर में सपोर्ट करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास चॉइस नहीं थी, एक ही सुपर पावर थी। लेकिन अब क्या हुआ, 2011 में जब पाक यूएस रिलेशन ख़राब हुए थे, ठीक है, रिलेशन ख़राब हुए, किस वजह से हुए, हमने देखा कि सलाला चेक पोस्ट पे ड्रोन अटैक किया यूएसए ने, फिर रेमंड डेविस का केस हुआ, फिर उसामा बिन लादेन का मारा गया। तो अब हम सोल डिपेंडेंसी हमारी यूएसए पे नहीं है, चाइना एक मेजर प्लेयर आ गया, तो हम किधर शिफ्ट हो गए, पाकिस्तान चाइना रिलेशन इमर्ज हुआ, जब हमें पता लगा कि वी कैन नॉट डिपेंड अपॉन यूएसए एनी मोर। मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ऑप्शंस हैं, सोल रिलायंस नहीं है, ठीक है। इस तरह रशिया भी अब आ रहा है। लेकिन मेजर चैलेंज क्या है हमारे, बल्कि चैलेंजेस हम इकट्ठे ही डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक तो ये आ गया कि ग्लोबल पावर डायनामिक्स चेंज हो,
दूसरा क्या मेजर चेंज आया है अभी 21st सेंचुरी में कि अब इकोनॉमी इज द की ड्राइवर इन फॉरेन पॉलिसी। ये सरपास कर रही है, इट इज सरपासिंग सिक्योरिटी एंड पॉलिटिक्स। सिक्योरिटी एंड पॉलिटिक्स की इंपॉर्टेंस अब कम हो गई है आपकी फॉरेन पॉलिसी में। अब कंट्रीज इकोनॉमिक टाइज की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, पहले नहीं था ऐसा, ठीक है। अब बेशक चाइना यूएस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल ट्रेड में इंडल्ज हैं, म्यूचुअल ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। आपस में ट्रेड है 532 बिलियन हमने देखा था यूएस डॉलर्स की, अब कम हो गई है, लेकिन पुराना स्टेटस को अपडेट कर लेना, ठीक है। इसी तरह आप अगर देखें इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन ये अभी भी अपने 87 बिलियन यूएस डॉलर्स की ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के स्टांस को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि सऊदी अरब और इंडिया की जो ट्रेड है वो भी अबाउट 32 बिलियन यूएस डॉलर्स है। तो ट्रेड या इकोनॉमी, पहले अगर ऐसा ना होता या इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस ना होती तो सऊदीया तो पाकिस्तान को सपोर्ट करता। अगर वो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देख रहा है, मुस्लिम कंट्री है, अलाइंड है, हमें सपोर्ट करती है, लेकिन इकोनॉमिक रिलेशंस को प्रेफर किया गया। सऊदी अरब ने कश्मीर में पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। एक ये आ गया। तीसरा आ गया जी राइज ऑफ यूनिलैटरलिज्म। आजकल देखें तो यूनिलैटरलिज्म बढ़ना शुरू हो गई दुनिया में, ठीक है। यूनिलैटरलिज्म बताते हैं कि अब जब आपकी कंट्रीज मिल के नहीं कर रहे, अकेले डिसीजन मेकिंग में आ गए हैं। अकेले डिसीजन मेकिंग में यानी कि अपना सोचने लग गए हैं, बस स्टेट अपने अंदर कन्फाइन हो गई है। मल्टीलैटरलिज्म में क्या होता है कि सारे मिल के इंटरकनेक्टेड रिलेशन होता है, ठीक है। अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हुई? मल्टीलैटरलिज्म का क्या मतलब होता है कि सारे मिलके ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ग्लोबल पॉलिसीज़ को फॉलो करें। मल्टीलैटरलिज्म में यूएनओ बनाया गया, ये WTO बनाया गया, वर्ल्ड बैंक बनाया गया, आपको IMF है, ये सारी मल्टीलैटरल हैं जहाँ पे मिल के डिसीजन लिया जाता है। लेकिन यूनिलैटरलिज्म बढ़ना शुरू हो गई कब? जब ट्रंप आया। ट्रंप ने क्या किया? ट्रेड टाइज तोड़ दिए। कैसे? उसने चाइना पे टैरिफ्स लगा दिए, हमने पढ़ा है, चाइना पे टैक्सेस लगा दिए। उसने जो इनका नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था उसे ब्रेक किया, फ्री ट्रेड नहीं करना। इसने यूरोपियन यूनियन पे टैरिफ्स लगा दिए। इसने एशियन के साथ एक ट्रांस पैसिफिक पैक्ट था TPP, उसे ब्रेक कर दिया। अपनी कंट्री में कन्फाइंड हो गए, मल्टीलैटरलिज्म इसने स्टॉप कर दी। अब USA को देख के क्या हुआ कि बाकी कंट्रीज़ ने, अदर्स ने क्या किया? रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने भी यही पॉलिसीज़ लगाना शुरू कर दी। उसने टैरिफ लगाया, उन्होंने भी लगाया, तो मल्टीलैटरलिज्म फैल गई, कनेक्टेडनेस कम हो गई, ठीक है। तो जब इंटरकनेक्टेडनेस कम हो जाती है ना, इंटरकनेक्टेडनेस रिड्यूस हो जाए तो सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ कंट्रीज़ को जाना पड़ता है, ठीक है। सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ तो आपकी सपोर्ट अब नहीं करेंगी, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं इंटरनेशनल फ्रंट पे। तो मल्टीलैटरलिज्म को ब्रेक लगी, हॉल्ट हुआ, यूनिलैटरलिज्म बढ़ने लगी दोबारा, जिसकी वजह से दोबारा पाकिस्तान को तो सर्वाइव करने की ज़रूरत है। तो इसलिए पाकिस्तान ने रियलाइज़ क्या किया कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा। इसलिए हमने एक गोल दिया कि अब हम जियो इकोनॉमिक कंपटीशन में एंटर होंगे, हमारी फॉरेन पॉलिसी चेंज होगी। देखें दुनिया में कुछ माहौल बना जिसकी वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी चेंज होगी। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सर ये NAFTA ये क्या ब्रेक है? देखिए ये नाफ्टा है, नाफ्टा का मतलब है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये इसमें नॉर्थ अमेरिका में कौन सी दो कंट्रीज हैं? चाइना, मैक्सिको और USA है ना।
तो इन्होंने आपस में टैरिफ के इतने कम रखने हैं, ज़्यादा टैरिफ नहीं बनाने, फ्री ट्रेड हो, ये इन्होंने एग्रीमेंट किया। ठीक है, अब इस एग्रीमेंट के तहत फ्री ट्रेड होनी चाहिए थी, फ्री फ्लो ऑफ मनी होना चाहिए था, ट्रेड में टैरिफ ज़्यादा नहीं, लेकिन ट्रंप ने आके वो ब्रेक कर दिया। यूनिलैटरलिज्म बढ़ी ना अल्टीमेटली, कंट्री अपना सोच रही है, अपने लिए कर रही है, इंटरकनेक्टेडनेस कम हो रही है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ते हैं। अब यूएस और चाइना क्यों नहीं वॉर पे गए अभी तक? इंटरकनेक्टेड है, ट्रेड है, यूएस ने कर्जा देना है चाइना का, ठीक है। लेकिन अगर ये ना होती इंटरकनेक्टेडनेस, वॉर होती, कॉन्फ्लिक्ट होता। तो ये है, इसलिए कहते हैं कि ये अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट हमने पढ़ा, एक तो ग्लोबल डायनामिक्स था, सेकंड कौन सा था? रीजनल डायनामिक्स। रीजनल डायनामिक्स में अब देखें क्या होता है। सबसे पहले रीजन में ना हमें इफेक्ट पड़ता है किसकी वजह से? सिचुएशन इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सिचुएशन की वजह से हमारी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी चेंज होती है, ठीक है। कैसे? लास्ट तकरीबन 50 इयर्स हो गए हैं पाकिस्तान एंगेज्ड है अफगानिस्तान में। कैसे? 1979 में रशिया ने या यूएसएसआर ने इन्वेड किया, पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर में हेल्प किया, पाकिस्तान सपोर्टेड यूएसए इन इट्स प्रॉक्सी, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में एंटर हो गया। अच्छा, 1989 में रशिया यूएसएसआर ने एग्जिट हो गया, फिर पाकिस्तान सपोर्ट करने लग गया तालिबान गवर्नमेंट को, तालिबान को। फिर 9/11 हो गया 2001 में, हुआ 2001 में, यूएसए की दोबारा वॉर शुरू होगी, वॉर ऑन टेररिज्म के खिलाफ। तो पाकिस्तान को दोबारा सपोर्ट करना पड़ा, पाकिस्तान का स्टांस चेंज हो गया, हम पहले प्रो तालिबान थे, फिर एंटी तालिबान हो गए। फिर दोबारा 2011 ऑनवर्ड्स हम दोबारा किसको सपोर्ट करना शुरू हो गए? हमने यूएसए की सपोर्ट कम कर दी, हमने एक पीसफुल सोल्यूशन को करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर अल्टीमेटली क्या होता है? 2019 में अफगान पीस प्रोसेस स्टार्ट होता है, और तब भी पाकिस्तान ने एक एक्टिव पार्ट प्ले किया। और अब क्या है? अब तालिबान टेक ओवर आ गया, तालिबान गवर्नमेंट बन गई, और अभी भी पाकिस्तान तालिबान गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है। तो 1979 से लेके अभी तक पाकिस्तान डायरेक्टली लिंक्ड है सिचुएशन इन अफगानिस्तान से, ठीक है। अब होता क्या है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाए ना, एनी कॉन्फ्लिक्ट इन अफगानिस्तान, कोई भी सिचुएशन आ जाए, पाकिस्तान पे डायरेक्ट स्पिल ओवर इफेक्ट्स आते हैं, पाकिस्तान पे डायरेक्ट स्पिल ओवर इफेक्ट्स आएंगे। सबसे पहले देखें कैसे, हमें क्या आएंगे? रिफ्यूजी प्रॉब्लम आएगा। दूसरा, पोरस बॉर्डर्स हैं, पोरस बॉर्डर्स हैं तो क्या होगा? देखिए फॉर एग्जांपल उधर कॉन्फ्लिक्ट है, उधर अटैक्स वगैरह हो रहे हैं, तो उधर से लोग इधर माइग्रेट करेंगे ना, अफगानिस्तान के रिफ्यूजीज आएंगे। पोरस बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर में आना जाना है, तो टेररिस्ट भी एंटर होंगे, एक्सट्रीमिस्ट भी एंटर होंगे, ये भी बढ़ेगा हमारी कंट्री में, टैक्स बढ़ेंगे, सिक्योरिटी सिचुएशन बढ़ेगी। फिर दूसरा, हमारा लाइफ लॉस होता है, डायरेक्ट हमारे सोल्जर्स की डेथ होती है, वो भी आएगा। फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस होता है, वो भी कंट्री को पे करना पड़ता है। तो कोई भी कंडीशन है अफगानिस्तान की, वो डायरेक्ट किसको टारगेट करती है? पाकिस्तान को, ठीक है। तो ये अभी तक चल रहा है। क्या हुआ? यूएसए पाकिस्तान रिलेशन फॉरेन पॉलिसी का पार्ट हुआ ना सर, पोरस बॉर्डर
पोरस का मतलब है बच्चे के जहाँ पे इजीली आ जा सके ना, कि वो बॉर्डर पोरस हो गया, वो इधर आते हैं, लोग आना शुरू कर देते। पाकिस्तान देखें 1979 में अच्छे हुए, बेटर हुए, क्यों? यूएसए नीडेड पाकिस्तान इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में ज़रूरत थी। फिर 1989 में दोबारा अलग हो गए, वर्स हो गए, ठीक है, टुक अ डाउन टर्न। क्यों? क्योंकि यूएसए वन इन अफगानिस्तान में जीत गया, यूएसएसआर चला गया, ज़रूरत ख़त्म हो गई, पाकिस्तान के रिलेशन दोबारा अलग हो गए। 9/11 दोबारा पाक यूएस रिलेशन अच्छे हो गए, कोलिशन सपोर्ट फंड आना शुरू हो गया, पाकिस्तान को जी इंटरनेशनली प्रोक्लेम करने जाने लगा, ये वो एड आ रही है, यूएस एड आ रही है, दोबारा अच्छे हो गए क्योंकि दोबारा पाकिस्तान में ज़रूरत थी। फिर 2011 में जब इनिशियल गोल अचीव कर लिए तो 2011 में दोबारा वर्सन हो गए, ठीक है। फिर दोबारा ट्रंप आया 2016 से 18 तक वर्स रहे, जब दोबारा ज़रूरत पड़ी 2019 में पीस प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो दोबारा स्टेटमेंट बदल गई ट्रंप की, हमने पहले की है कि पाकिस्तान ऑल पाकिस्तान फीड्स अस इज लाइज, ये स्टेटमेंट से वो शिफ्ट हो गया कि नो वन कैन डू व्हाट पाकिस्तान कैन डू इन अफगानिस्तान। तो ये भी चीज़ आ गई, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये जो हो रहा है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट होती है अफगानिस्तान की सिचुएशन की वजह से, ये क्लियर है? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट हमारा इसमें पोर्शन पड़ेगा सिचुएशन हमारे रीजन में, एक और है मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट की सिचुएशन की वजह से भी हमारा डायरेक्ट स्पिल ओवर इफेक्ट आता है। इसमें हमने सब पॉइंट्स करने हैं। सबसे पहला है ईरान KSA कॉन्फ्लिक्ट, ईरान और सऊदी अरब का कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। अब ये एक पावर स्ट्रगल है, रीजनल डोमिनेंस जीतना चाहता है दोनों, लेकिन इसको एक आउटलुक किसकी दी गई है? सेक्टेरियन इशू की, सेक्टेरियन प्रॉब्लम, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट की। कहा जाता है जो ईरान शिया मेजॉरिटी है, ठीक है, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट का इसको नाम दिया जाता है, लेकिन असल में क्या है कि दो कंट्रीज़ क्या कर रही हैं? पावर स्ट्रगल पे हैं, ठीक है। अब इनके डिफरेंट प्रॉक्सीज होती हैं, फॉर एग्जांपल यमन में ईरान होती शियाज को सपोर्ट करता है, ईरान शिया रेबल्स को सपोर्ट करता है जो कि होतीज़ जिनको कहा जाता है, और सऊदी अरब किसको सपोर्ट करता है? जो उसकी सुन्नी गवर्नमेंट को। ये स्टार्ट हुआ 2013 से या 12 से, ठीक है, और अभी तक ये चल रहा है, स्टिल ऑन गोइंग, एक ये आ जाता है। तो ये जो चीज़ है, इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑन गोइंग है। अब पाकिस्तान के लिए इशू क्या है? पाकिस्तान के लिए इशू क्या है कि पाकिस्तान नीड्स स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विद बोथ दीज कंट्रीज, दोनों के लिए। क्यों? सऊदी अरब क्या है, एक मुस्लिम लीडर के तौर पे इमर्ज होता है, क्योंकि वहाँ पे होली प्लेसेस है, GCC कंट्रीज़ का लीडर कंसीडर होता है। अरब कंट्रीज़ में सबसे डोमिनेंट है सऊदी अरब, ऑयल है, और ईरान हमारा क्या है? इमीडिएट नेबर है, और अब BRI का पार्ट भी है, हम भी हैं, कॉमन है ना BRI दोनों में, तो हमें दोनों के साथ रिलेशन मेंटेन करने हैं। मसला किधर आता है कि वी कैन नॉट गो इनटू ऑल आउट रिलेशंस, हम दोनों के साथ टोटल रिलेशंस एनी ऑफ दीज टू नेशंस, किसी दोनों में से किसी के साथ भी हम ऑल आउट रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाते। ईरान की तरफ जाएंगे सऊदी अरब एंटेगनाइज होगा, सऊदी अरब की तरफ जाएंगे ईरान एंटेगनाइज होगा। ये हमारी मेजर फॉरेन पॉलिसी का चैलेंज है। बिल्कुल, तो ये हमारा मसला है। अब शिफ्टिंग रियलिटीज़ हैं। अब क्या होता है, सऊदी अरब इंडिया का रिलेशन बढ़ा, बेटर हुए, और ईरान इंडिया की डील टूट गई। हमने कल पढ़ा था ना चाबहार डील, उसको कॉल्ड ऑफ, इट वाज कॉल्ड ऑफ
सऊदी अरब इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग हुआ, ईरान ने इंडिया के साथ चाबहार डील ख़त्म की। रिजल्टेंटली क्या हुआ कि पाकिस्तान सऊदी अरब के वीक हो गए रिलेशंस, क्योंकि वो इंडिया की तरफ चला गया, और ईरान और पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग हो गए। तो ये चीज़ है कि फॉरेन पॉलिसी में जब ये शिफ्ट करते हैं, रियलिटी शिफ्ट होती हैं, तो इनके कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारी फॉरेन रिलेशंस भी चेंज होते हैं, यानी कि फॉरेन पॉलिसी भी चेंज होती है। ठीक है, तीसरा है हमारा पॉइंट, ईरान यूएसए राइवलरी। जी जी पूछे क्या कह रहे हैं? सेकंड पॉइंट है शायद ये, ईरान यूएस नहीं, पहले अफगानिस्तान की है ना। अच्छा, मिडिल ईस्ट का सेकंड पॉइंट है। ठीक ठीक ठीक, ईरान यूएसए राइवलरी, ठीक हो गया। अब ईरान यूएसए राइवलरी भी कब से है? 1979 में बड़ा कुछ हुआ। 1979 से, जब यहाँ पे शिया रेवोल्यूशन आया और शाह फिरान जो कि प्रो यूएस था, उसको टॉपल किया गया। ठीक है, अब ये किस बेसिस पे होती है? ईरान यूएसए राइवलरी की बेसिस क्या है? ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इसने स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से यूएसए एंटेगनाइज हुआ। अगला पॉइंट है कि ईरान का स्ट्रॉन्ग मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट है, ईरान पे ब्लेम किया जाता है फॉर द प्रॉक्सीज इन मिडल ईस्ट। ये आप देख सकते हैं, मैं नाम बताता हूँ। ईरान को कहते हैं वो हौतीस को सपोर्ट करता है, उसको कहते हैं वो कुर्द्स को भी सपोर्ट कर रहा है, उसको कहते हैं जी वो हिजबुल्लाह को भी सपोर्ट कर रहा है। जितने भी प्रॉक्सीज हैं मिडल ईस्ट में, वो सारा कहते हैं जी ये ईरान सपोर्ट कर रहा है। इजराइल सपोर्ट करता है, इजराइल का ये स्टांस है। तो बदले में क्या होता है? हाँ, तो जब भी आप देखें तो सारा ब्लेम शिफ्ट किया जाता है ईरान पे। अब क्यों? क्योंकि इजराइल भी एंटी ईरान है, सऊदी अरब भी एंटी ईरान है, यूएसए भी एंटी ईरान है, ये सारे आपस में स्ट्रॉन्ग टाइज भी हैं। अब हमारे लिए क्या मसला होता है? हमने देखा है कि पाकिस्तान स्टिल नीड्स यूएसए, पाकिस्तान को यूएसए की भी ज़रूरत है, केएसए की भी ज़रूरत है। तो हम ऑल आउट रिलेशंस विद अफ़गानिस्तान और विद ईरान मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है, ये मुझे 1 मिनट दें बस। क्लियर है सबको? तो बेसिकली ईरान यूएसए राइवलरी भी हमारी फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। अच्छा, तीसरा हमारा है मेन के चेंजिंग स्टांस ऑफ अरब्स ओवर इजराइल। हमने क्या देखा है पहले कि इजराइल के खिलाफ जब जाते हैं उससे हमें डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिलता है, डिप्लोमेटिक क्लाउट मिलता है फॉर कश्मीर। हम इजराइल को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं,
लेकिन अब क्या होता है कि जब अरब्स हैं, फॉर एग्जांपल यूएई ने, बहरेन ने, मोरक्को ने जब एक्सेप्ट कर लिया है किसको, इजराइल को रिकग्नाइज कर लिया है, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो नंबर ऑफ सपोर्टर्स हैं वो रिड्यूस होंगे, हमारा डिप्लोमेटिक सपोर्ट रिड्यूस हो रहा है। हाँ, तो ट्रंप ने बेसिकली इन तीनों से करवाया था, ट्रंप ने इसे मीडिएट करवाया था रिकग्निशन को। कैसे, ये वैसे इससे रेलेवेंट नहीं, लेकिन देखिए किसका माइक ऑन है, माइक ऑफ करें। अच्छा, ट्रंप ने इसको मीडिएट करवाया। कैसे मीडिएट करवाया, उसने यूएई के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन किए, बदले में उसने ये रिकग्नाइज किया। वो हम करेंगे टॉपिक, अब्राहम अकॉर्ड्स भी करेंगे, ठीक है। बहरेन को इसी तरह उसके सहारा डेजर्ट पे क्लेम को, ओ सॉरी, मोरक्को के सहारा डेजर्ट पे क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया कि तुम इसको रिकग्नाइज करो, हम तुम्हें इनके क्लेम्स ऑफ सहारा एक्सेप्टेड, उसके ये भी एक्सेप्ट कर लिया। और लास्ट पे बहरेन के साथ क्या किया, बहरेन को क्या किया, बहरेन को उसने पहले था ये टेररिज्म की एक लिस्ट पे था कि ये टेररिज्म को सपोर्ट करता है, तो उसको उस टेररिज्म की लिस्ट से रिमूव कर दिया गया इन एक्सचेंज फॉर इट्स रिकग्निशन ऑफ इजराइल। ठीक है, तो सारे अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू किया, और जो एक ओवरऑल मल्टीलैटरल इंटरेस्ट था अरब नेशंस का वो छोड़ दिया। ठीक है, बात समझ आई। और लास्ट पे आपकी है चौथा पॉइंट मिडिल ईस्ट का, ओ सॉरी तीसरा है, चौथा है सर, मिडिल ईस्ट हो गया आपका, बस मिडिल ईस्ट के ये पॉइंट्स करने हैं। आपके तीसरा पॉइंट है, मेन सी पार्ट है, वो है आपका होगा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द रीजन। एक हमने पढ़ा कि किसकी वजह से हो रहा है फॉरेन पॉलिसी चेंज, अफगानिस्तान की वजह से। फिर दूसरा हमने पढ़ा किसकी वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी चेंज हो रही है, मिडिल ईस्ट की वजह से। तीसरा है कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो रही है रीजन में। हम देखें हमारे रीजन में एशियान है साथ, ठीक है, BRI स्टार्ट हुआ यहाँ पे, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का कारक साइन हुआ, ठीक है, उनके आपस में कता एक एग्रीमेंट QATTA वो भी साइन, यानी कि रीजनल इंटीग्रेशन बढ़ती गई, इकोनॉमिक रिलेशंस बढ़ते गए। तो जिसकी वजह से पाकिस्तान ने भी क्या किया, CPEC में साइन किया, पाकिस्तान ने BRI ज्वाइन किया। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी चेंजिंग रियलिटीज़ की वजह से चेंज हो गई। पाकिस्तान ने टापी पाइपलाइन का प्रोजेक्ट साइन किया, नहीं, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, अब इंडिया नहीं है, ठीक है, टापी पाइपलाइन, ठीक है। तो ये आपका हुआ, तो ये इससे भी हमारी फॉरेन पॉलिसी चेंज हुई। और लास्ट पे हमारा बेसिक है, सबसे मेजर, जिसकी वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी चेंज होती है, वो है इंडिया। इंडिया की USA के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इमर्ज हो रही है, वो हमारा बेसिक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब USA क्या कर रहा है, USA और इंडिया का एक कॉमन एनिमी है, एक कॉमन गोल है, टू कंटेन चाइनीज राइस, कि चाइना के राइस को कंट्रोल करना है, रोकना है, ठीक है। तो ये तो वो है, हमने इंडिया US अलायंस डिटेल से पढ़ी है कि क्यों बनी, कैसे बनी, डेमोक्रेसी का शेड व्यू है,
ठीक है, हमने फिर देखा कि इनमें डिफरेंट प्रोजेक्ट साइन हो रहे हैं, डिफरेंट ये हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि पाकिस्तान को साइडलाइन किया जा रहा है और पाकिस्तान की इंक्लिनेशन और रिजल्टेंट किसकी तरफ किस बढ़ेगी? इंक्लिनेशन पाकिस्तान की जा रही है चाइना की तरफ। तो फॉरेन पॉलिसी अगेन अफेक्ट होगी। सर जी जी बच्चे। सर सॉरी सर, मैं सर पूछ रहा था कि जैसे टूवर्ड्स की चाइना की तरफ होगी है, लेकिन अभी हम रिसेंटली सुन रहे हैं कि रशिया की तरफ भी हम जा रहे हैं। जाहिर है कि जब हमारा एक सुपर पावर के साथ नहीं हो रहा तो हम एक यूनिलैटरल डिसीजन या यूनिलैटरल, हमने कहा ना कि इंडिया चाइना को पाकिस्तान से क्या चाहिए था? मलाक्का डायलेमा को एस्केप करना है। अगर हम लॉजिकली देखें, अलाउंस नहीं किया, उसने कभी कहा नहीं कि मैं ये चाहता हूँ, लेकिन अगर हम देखें स्ट्रेटेजिकली तो यही रोल बनता है ना पाकिस्तान का। नहीं तो पागल है जो पैसे लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल यही है। तो एक तो यही है। अब ईरान को, जब ईरान एक ऑल्टरनेट आ गया उसके पास, चाबहार सी पोर्ट, अब क्या इशू है कि पाकिस्तान सोलली डिपेंडेंट हो गया है चाइना पे। पाकिस्तान को सोल डिपेंडेंसी को उसने सीखा है कि सोल डिपेंडेंसी नहीं रखनी किसी पे कभी, तो इसलिए रशिया की तरफ टिल्ट हुआ। लेकिन जैसे ही प्रो यूएस गवर्नमेंट आई पाकिस्तान में तो अगेन यूएस की तरफ टिल्ट हो गए, चाइना की तरफ भी कम हो गया, रशिया की तरफ तो ख़त्म हो गया। समझ आई? ठीक हो गया। अच्छा, पहली डोमेस्टिक सिचुएशन में हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन आती है कि जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके लिहाज से हमारी फॉरेन पॉलिसी चेंज होती है। ठीक है, जो भी प्रिवेलिंग सिक्योरिटी सिचुएशन है उसकी बिना पर हमारी फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट होती है। समझ आई बात? अब सिक्योरिटी सिचुएशन में क्या क्या आएगा? तो मैं वही कराने लगा हूँ। देखो, सबसे पहले तो हमारी एक आएगी सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, क्या हमारे लोग सोशली प्रोटेक्टेड हैं? हमारे देखे बॉम्ब ब्लास्ट हुए, सुसाइड अटैक्स हुए, ठीक है, श्रीलंकन टीम को मारा गया, आएंगे हमारे क्या क्राइम्स बढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान की क्या होती है? डैमेज होती है। ठीक है, टेररिज्म हो कंट्री में, बिजनेस क्या ये जगह नहीं है कि नॉट सिक्योर फॉर बिजनेस, ये टाइटल लग जाता है। नॉट सिक्योर फॉर टूरिज्म, टूरिज्म भी इफेक्ट होगी। नॉट सिक्योर फॉर इन्वेस्टमेंट, ये भी इफेक्ट होगी। तो इनडायरेक्टली आपका क्लाउड भी, डिप्लोमेटिक क्लाउड भी रिड्यूस हुआ, फॉरेन रिलेशन भी इफेक्ट हुए, तो फॉरेन पॉलिसी ओवरऑल इफेक्ट होती है। लॉजिकल है ना ये तो कनेक्शन। अच्छा, सेकंड आ गई हमारी दूसरी चीज़ जो मैटर करती है, दैट इज़ पॉलिटिकल सिचुएशन। कि क्या सिचुएशन है, कौन सी गवर्नमेंट है, किसके तरफ टिल्ट है। फॉर एग्जांपल जो करंट है हमारी गवर्नमेंट, वो किसकी तरफ टिल्ट है? यूएसए की तरफ, वेस्ट की तरफ। हमारी उससे पहले गवर्नमेंट थी, किसकी तरफ टिल्ट थी? चाइना की तरफ, रशिया की तरफ। तो आपकी पॉलिसी चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द रूलिंग पार्टी। ठीक है, एक ये चीज़। दूसरी, गवर्नेंस क्या एफिशिएंट है या नहीं है, क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या ये कंट्री या लॉन्ग टर्म रन में हमारे साथ चलेगी या नहीं चलेगी, इसको देखा जाता है। फिर देखा जाता है रेजाइम, सिविल मिलिट्री रिलेशंस को। सिविल मिलिट्री को अगर हम देखें ना, तो हमारी अब इंटरनेशनली हमारा एक हाइब्रिड रेजाइम गिना जाता है कि दिस इज नॉट अ सोलली डेमोक्रेटिक रेजाइम। कहते हैं ये हाइब्रिड रेजाइम है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी है और मिलिट्री डोमिनेंस भी है। हमारी इंस्टीट्यूशन सारी मिलिट्री चला रही है, फॉरेन सर्विस में मिलिट्री घुसी हुई है, डिसीजन मेकिंग में मिलिट्री है। मिलिट्री को साथ लिए बगैर हमारी रैलियाँ नहीं निकलती अब तो। ठीक है, सैलाब आ गया, मिलिट्री को बुलाओ, चोरी होगी मिलिट्री। अब तो शुक्र है ये नहीं होता कि मोबाइल चोरी होगा, मिलिट्री बुला लो। तो
हमारे मिलिट्री को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। ठीक है, तो अब हमारा हाइब्रिड रिजाइम इंटरनेशनली देखें तो हाइब्रिड रिजाइम गिना जाता है सारी रिपोर्ट्स में। ठीक है, एक आती है ना डेमोक्रेटिक रिपोर्ट आती है, ठीक है, तो उस पर अगर देखें डेमोक्रेटिक इंडेक्स पे पाकिस्तान का हाइब्रिड रिजाइम आता है, डेमोक्रेटिक नहीं आता। वैसे डेमोक्रेटिक वो तो डेमोक्रेसी तो उससे ही निकली है, यूएसए से। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का कंसेप्ट यूएसए से आया। मैंने यूएस हिस्ट्री रखी इसलिए थी कि एक अच्छा ओरिजिन है ना जो आप जगह जगह पे यूज़ कर सकते हो। अच्छा, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है आपकी कंट्री की, तो ये तो हमने बहुत डिटेल से डिस्कस की है कि आपकी अगर फिस्कल मैनेजमेंट है या नहीं है, आपका डेप्ट है या नहीं है, आपका बिजनेस कैसा है, आपकी सेल्फ सफिशिएंसी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें। अब आपके ट्रेड रिलेशंस कैसे हैं, ट्रेड डेफिसिट है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपके रिलेशन